हाँ तो जय हिंद मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास थे हिंदी का जो काव्य खंड, इसके चैप्टर 5 है भारत माता। इसके जो है फुल पोइम को हम जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी अर्थ में। और साथ ही में इसके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको जो है बिल्कुल यहीं पर जो है आप लोग को बताने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, भारत माता। इसके जो है परिचय को जानेंगे, कवि परिचय। तो यहाँ पर देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है 1900 ईस्वी में अल्मोड़ जिले के रमणीय स्थल यानी जो है कौसानी उत्तरांचल प्रदेश में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद उनकी माता जो है, जिसका नाम सरस्वती देवी का देहांत हो गया, और पिता जो है गंगादत्त पंत कौसानी टी टेस्ट में जो है अकाउंटेंट थे। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, तो आप सभी को ध्यान रखना। यहाँ से हम बोल रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखना। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना 1900 ईस्वी में हुआ था। किस जिले में पूछा जाएगा, तो अल्मोड़ जिले में हुआ था। और किस स्थान पर पूछा जाएगा, तो कौसानी उत्तरांचल यानी जो है उत्तराखंड में हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना। आगे देखेंगे, इसके जस्ट जब इनका जन्म हुआ था तो 6 घंटे बाद जो है इनकी माता जी का मृत्यु हो गया था, यानी देहांत हो गया। और इसकी माता जी का नाम क्या है, तो सरस्वती देवी, आप लोग को ध्यान रखना। और इसके पिताजी का क्या नाम है, गंगादत्त पंत जी जो है इनके पिताजी का नाम है, जो कि क्या थे, टी स्टेट में जो है अकाउंटेंट थे। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे, पतन जी की जो है प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई थी, और जो है फिर बनारस में उन्होंने जो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, और कुछ दिनों तक जो है कलंकार राज्य में भी रहे हैं। आगे देखेंगे, उनके बाद जो आजीवन में जो है इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 इसमें जो है उनका निधन हो गया था। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, आजीवन कहाँ पर रहा था पूछा जाएगा, तो इलाहाबाद में। और इनका जो है मृत्यु कब हो गया था, तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आप लोग से बन जाएगा। पतंजलि की जो है आरंभिक काव्य कीर्ति जो है, काव्य प्राकृतिक प्रेम जो है शिशु सुलभता जिज्ञासा से लेकर प्रकट हुआ था। यानी इनकी जो भी प्रारंभिक जो आरंभ हुआ था वो जो है काव्य यानी जो है प्राकृतिक के प्रेम। इनको जो है सबसे ज़्यादा क्या था, तो नेचुरल जो होता है प्राकृतिक चीज़, इससे जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसी पर जो है इन्होंने जो भी रचना की, जो भी कविता लिखे उनके ऊपर लिखा। इसके जो है प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। आप सभी को ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनकी आरंभिक रचनाएं जो है प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि और जो है संवेदनाशील अभिव्यक्ति की परिपूर्ण है। तो यहाँ आप लोग आई होप ये समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर आप लोग को बताना चाहते हैं, पतंजलि प्रवृत्ति छायावादी है। ऑब्जेक्टिव बनता है पतंजलि जो है प्रवृत्ति से कैसे कवि है, तो आप लोग को ध्यान रखना, ये जो है छायावादी कवि है, परंतु उनके विचार उदार मानववादी है। परंतु जो है ये तो है प्रवृत्ति से छायावादी कवि है ही, लेकिन जो इनका जो विचार है यानी इनका जो उदार है, विचार उदार, ये जो है मानवतावादी है। ठीक है, आगे देखें, उन्होंने जो है प्रसाद और निराला के समान छंदों में शब्द योजना के नवीन प्रयोग किए हैं। यानी जो भी ये जो है प्रसाद और निराला जी जो थे उनके समान छंदों और जो है शब्दों का योजना में जो है नवीन प्रयोग यानी जो है नया प्रयोग किए। आगे देखेंगे, पतंजलि की जो है प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न हुआ, अतः उनकी जो है रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और जो है सौष्ठव मिलता है। तो आई होप ये समझ गए हो। आगे देखेंगे, युग बोध के अनुसार अपनी जो है काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पतन की जो है काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ से ही जो है प्रकृति के सौंदर्य के अनुभूत हुए। आप जस्ट बता चुके हैं, वे जो है अपने प्रारंभ से ही जो है इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया वो प्रकृति को दिया, और उसी पर जो है बहुत सारे कविता लिखे, बहुत सारे गद्य लिखे। आगे देखें, मानव सौंदर्य में उन्हें जो है समाजवाद की ओर आकर्षित किया, और जो भी मानव का सौंदर्य था उसको जो है समाजवाद की ओर जो है प्रेरित किया, आकर्षित किया। समाजवाद में वो जो है अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। ऑब्जेक्टिव बनता है समाजवाद में जो है सुमित्रा नंदन पंत जी जो है किस ओर प्रवृत्त हुए थे, तो अरविंद दर्शन में हुए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, वे जो है मानवतावादी कवि थे, जो मानव इतिहास के जो है नित्य विकास में जो है विश्वास करते थे। ये जो है मानवतावाद के जो है कवि थे, जो कि जो मानव का इतिहास होता ह्यूमन हिस्ट्री, इसके जो है नित्य विकास पर विश्वास करते थे। वे जो है अतिवादिकता एवं संकीर्णता की घोर विरोधी थे। यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, उनका जो अंतिम काव्य जो है लोकयातनक थे, जो कि उनके जो है परिपक्व चिंतन को समेट देता है।
अब आगे यहाँ से देखेंगे जो भी लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे उनकी जो है प्रमुख काव्य कृति जो है इस प्रकार है। उच्छ्वस है, पल्लव है, वीणा है, ग्रंथ है, गुंजन है, युगंत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, स्वर्णधूलि है, स्वर्ण किरण है, युगपथ है, चिदंबरा है आदि जो है इनकी क्या है तो काव्य कीर्ति हो जाएंगे। इसमें पूछा जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखना। उच्छ्वस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो पल्लव है ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो गुंजन ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद रखना है। आगे हमारा युगवाणी ये भी पूछे जाते हैं, युगंत ये भी पूछे जाता है, ग्राम्य ये भी पूछे जाते हैं, और लास्ट हमारा जो है चिंदबरा ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जो है इस पे साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला है। आगे देखेंगे पतंजलि के जो है नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखे गए हैं। चिदम्बरा पर उन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है उनको जो है भारतीय ज्ञान पुरस्कार जो है किस काव्य कृति पर मिला था, तो चिदम्बरा। आप सभी को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। आगे देखेंगे यहाँ से हमारा प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए जो है विख्यात कवि की रचनाओं में यह जो है कविता हिंदी यथार्थवादी कविताओं के एक नए उन्मुख की तरह है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, प्राकृतिक की सौंदर्य कविता के जो है विख्यात कवि और रचना के हिंदी कविता के जो है यथार्थवाद कवि है। अब आगे देखेंगे प्रख्यात छायावादी कविता सुमित्रानंदन पंत की जो है प्रसिद्ध कविता, उनकी जो है कविता संग्रह ग्राम्य से संकलित है। यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना, ये जो है प्रख्यात छायावादी जो कवि का क्या नाम है तो सुमित्रानंदन पंत जी, इनके जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है कविता संग्रह है जिसका नाम है ग्राम्य। यही से जो है हमारा ये चैप्टर लिया गया भारत माता, आप सभी को ध्यान रखना। आगे हम देखेंगे यह कविता आधुनिक हिंदी के जो है उत्कृष्ट प्रगीतों और में शामिल की जाती है। अतीत की गरिमा गान द्वारा जो है अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया है कि ऐतिहासिक चाहे जितना भी रहा वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति की जीवन शैली आदि जो है तमाम दृष्टियों में जो है पिछड़ा हुआ, धुंधला और जो है मट्टमेल दिखाई पड़ता है। यह देश हमारा वही भारत है जो कि अतीत में कभी सब सुसंस्कृत, ज्ञानी और जो वैभवशाली रहा है, कभी जो है इसी भारत का जो है यथार्थत्व चित्रण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो है भारत के बारे में जो है बहुत ही बेसब्री से जो है यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन जी जो है चित्रण करते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना किस में करता है तो यथातत्व में करता है। अब यहाँ से हमारा जो है भारत माता ग्राम वासिनी ये जो हमारा पोएम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके जो है टोटल 6 पंक्ति दिया गया और सभी पंक्ति को जो हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट पंक्ति है आप लोग के, भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला श्याम मल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना आंसू जल, मिट्टी का जो है प्रतिम उदासीन है। ये जो हमारा फर्स्ट पंक्ति है। अब इसको जो है आप लोग के लिए बिल्कुल हिंदी में लिख कर आए हैं। कवि कहते हैं कि हमारी जो भारत माता जो है उसके गांव में वास करती है। पूछा जाएगा भारत माता कहाँ वास करती है तो गांव में वास करती है। उनका जो आंचल है यानी जो वस्त्र है खेतों में फैली हुई है और जो हरियाली के समान जो है श्याम मल हो गया यानी जो है हरे रंग का हो गया। उनका जो आंचल है भारत माता का उसका जो है क्या जो है खेतों में फैला, उसका जो वस्त्र है वो जो है हरियाली के समान जो है वो हरे रंग का हो गया, श्याम मल हो गया है, जो है धूल से भरा और मैला हो गया। और जो उनका जो धूल होता है उसका आंचल जो है वो कैसा हो गया तो धूल से मैला हो गया। गंगा यमुना नदियाँ जैसे उनकी आंखों के आंसू है। और यहाँ पर यह बताना चाहता है गंगा यमुना जैसे जो नदी है ये भारत माता का क्या है तो आंसू है, वे अपने दुख में रो रही है। और भारत माता मिट्टी से बनी प्रतिमा इस तरह उदास और शांत खड़ी है जैसे जिनके चेहरे पर दुखी गहरी छाया हुआ। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कवि जो है बताना चाहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, वे अपने दुख में इस तरह रो रहे हैं। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा बन चुके हैं और उदास हो गए और एक जगह जो है शांत होकर खड़ी है जैसे जो उसके ऊपर जो है चेहरों में बहुत ज़्यादा जो है गहरी दुख छाया जो है प्रतीत होता है। ये हमारा फर्स्ट पंक्ति था, आप समझ गए होंगे। अब हमारा यहाँ से दूसरा पंक्ति है, देखेंगे दैन जरित अपलक नित चितवन, अंधेरों में चित चिरवन रोदान, युग युग के जो है तम से विभीषण मन। अब वो अपने घर में प्रवासिनी है। अब यहाँ पर इसका समझेंगे अर्थ, तो भारत माता की आंखों की जो है चिंता यानी जो है गरीबी और दुख से भरी हुई है, वे अपनी झुकी हुई और उनमें जो है आंसू से भरे हुए हैं। भारत माता की जो आंखें हैं वो गरीबी यानी जो दुख से भरी हुई है और जो वो कैसी है तो झुकी हुई है, उनके आंसू से क्या है आंख झुकी हुई है भरी हुई है।
उनके होठे पर जो है एक मौन दीर्घकालीन रोदन है और उनके होठों पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही समय से जो है दीर्घकालीन समय से रोदन यानी जो है रोता हुआ झलकता आता है। युग युग जो है अंधकर्मणि यानी जो है युग युग में जो है उन्होंने जो है दुखद इतिहास में उनका मन विषाद हो गया यानी जो है क्या हो गया, उदास से भरा हुआ है। वह अपने जीवन जो है घर भारत परदेसी बन गया है। उनका जो भी जो है घर है वो कैसा बन गया है, तो भारत जो है उनका घर है वो अब परदेसी बन गया, अर्थात भारत माता अपने देश की जो है परछाई अब हो गया, बस उनका परछाई सा हो गया, जो भी चीज़ है वो विदेशी हो गया। हमारा जो है ये भारत माता का तीसरा पंक्ति है, आप लोग बुक देख सकते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध सुक्षित शोभित निर्जस्त्र असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्त तरुल तल निवासी। ये जो हमारा तीसरा पंक्ति है, अब इसको हिंदी में समझेंगे। अर्थ भारत माता के जो है 30 करोड़ यानी उस समय जिस समय ये कविता लिखे गए थे उस समय जो है भारत की जनसंख्या पूछा जाएगा तो कितना था, तो 30 करोड़। ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग को ध्यान रखना। अब पूछा जाएगा तो 140 करोड़ प्लस हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे उस समय की जो जनसंख्या संतानों जो है नग्न शरीर वाले जो है आधी भूखी होते थे, यानी जो उस समय के जो भारत के 30 करोड़ संतान थे वो संतान जो है नग्न थे, यानी उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, उसका शरीर जो है नग्न था, वो आधी भूखी रहता था, आधा खाता था और आधा भूखित रहता था। शोषित जो है दमित और निरस्त्र बिना शक्ति या हथियारों के वजह अज्ञानी अवैश अशिक्षित और निर्धन था। समझेंगे उस समय जो है समाज में कैसा था, तो दमित था, निरस्त्र था, यानी जो है जो भी लोग था उसके पास बिना शक्ति या हथियार थे, वे जो है अज्ञानी थे, असभ्य थे, अशिक्षित थे और धन थे यानी गरीब थे। ये हमारा है। आगे हुए जो है सिर झुकाए पेड़ के नीचे निवास करते थे, अर्थात जो है झोपड़ी या खुले आकाश के नीचे रहने में मजबूर थे। तो इसमें ये बताना चाहते हैं लोग जो है खुले यानी झोपड़ी में रहते थे, आकाश के नीचे रहते थे या मजबूर थे उस समय वहाँ रहने के लिए। चौथा नंबर हमारा पंक्ति है इस चैप्टर का, आप सभी को देखना है। स्वर्ण समझ पर पद तल लुठित धरती सा सहंसु मंट कुठित करदंत कपित अधार मौन समेत रहु ग्रसित सारदसु हसानी। ये जो हमारा चौथा नंबर पंक्ति है इसको समझेंगे। अर्थ है भारत माता के जो है स्वर्ण सा अनाज यानी जो है धान गेहूं आदि प्राय लोगों के पैरों के तले रेंदने रहा है। उनका मन धरती के समान जो है सहनशील तो है पर जो है दुख से कोठित यानी जो है दबा है। उनके होठ रोदन यानी जो है रोने से कांपते हैं। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं भारत माता स्वर्ण इनकी जो भी अनाज है, चाहे धान है गेहूँ मक्का, ये सभी जो है प्राय लोगों के जो है पैर के नीचे जो है रेंगते आ रहा है, उसके नीचे चले गए। उस धरती में जिस तरह कोई भी चीज़ दे देता है तो वो जो है सहनशील यानी सह लेता है, इसी तरह जो है लोगों का मन जो है सहनशील हो गया है पर जो है दुख से कोढ़ित यानी जो है दुखों से दबा हुआ है। और उनकी होठ जो है रोदन यानी रोने से काँपते हैं, और उनके जो होठ है वो रोने से क्या करते हैं, काँपते हैं। फिर भी वो जो है मौन है, उनके चेहरे पर मुस्कान जैसे राहु यानी दुख निगल ली है और फिर भी जो है मौन है, फिर जो है वो शांत है और उनके जो भी चेहरे का मुस्कान है वो दुख के साथ जो है वो निगल चुके हैं। अब हमारा 5 नंबर पंक्ति है इस चैप्टर का। चिंतित भूकाटी क्षैतिज तिमिर कांति नमिति नयन नव वाष्प गच्छित अन्न श्री छाया रसी उपमनित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। भारत माता की जो भौ चिंते से सुकरी हुई है और भारत माता की जो भौ है आँख का जो एब्रो होता है वो जो है चिंता से सिकरी हुई है। जैसे जो है क्षितिज का जो अंधर छाया हुआ है उसकी आंखों झुकी हुई है, उनमें जो है करुणा दुख और जो है व्यथा झलक रही है। और उसके अंदर जो भी है आँखों में ये दिखता है कि उसके अंदर जो करुणा है, उसके अंदर जो दुख है, जो भी व्यथा है उसके साफ साफ झलक रही है। उनके चेहरे चांद के समान उज्जवल है पर उसमें जो है पीड़ा और चिंता की छाया है। वे स्वयं गीत के ज्ञान की यात्री है पर आज उनका ज्ञान और जो है तेज अज्ञान बदले बादलों में छिप गया है। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं उनका जो चेहरा हो चांद जैसा कैसा उज्जवल है, उसकी पीड़ा और चिंता में क्या हो तो वो छाए हुए हैं। वे स्वयं गीत के ज्ञान की दात्री हो चुके हैं और जो है आज उनका ज्ञान जो है तेज अज्ञान बादलों में क्या चुका है तो छिप गया है। ये हमारा अब अगले का हमारा जो पंक्ति हो जाएगा 6 नंबर। सफल आज उसका तप समन्वय मिला अहिंसा तंत्र सुपोधम हुर्ति जन
मन भय भव तम भर जग जगनी जीवन विकासनी। ये जो हमारा छठा नंबर पंक्ति है, अब इसको समझेंगे अर्थ। अब भारत माता का जो है तप और संयमन जो है सफल हो गया है। अब बोल रहा है उनका जो भारत माता का जो तप था, तपस्या था, वो जो है सफल हो चुका है। उन्होंने जो है अपने बच्चों को अहिंसा का मित्र समान उपदेश दे दिया, और वो जो है भारत में जो भी लोग रहते हैं अपने बच्चा को जो है अहिंसा का अमृत समान उपदेश दे चुका है। यानी जो है हिंसा के स्थान पर शांति और जो सत्य का मार्ग दिखा चुका है। अब जनता के मन में है भय मिट रहा है और अंधकार से भ्रमण दूर हो रहा है, और यह भारत माता फिर से जो है विश्व की जननी बनकर आएगा और जीवन में आगे के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ये हमारा जो है 6 पंक्ति था इस चैप्टर का, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है एक एक करके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। यहाँ पर इसका उत्तर देंगे तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है क्योंकि इसके सामने भारतीयता लोग अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ चुपचाप देख रही है। और कोई भी जो है प्रवासी या मेहमान किसी दूसरे के घर में चुपचाप देखते रहता है, उस प्रकार बन गया। यानी जो है भारत के लिए परछाई बन चुका है। सेकंड हमारा प्रश्न है, कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत के जो है 30 करोड़ लोग फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, आधे पेट भोजन करते हैं, वो जो है शोषित बिना वस्त्र के जो है मूर्ख और अवैध शिक्षित है, वे अंग्रेज के सामने जो है नतमस्तक है और वृक्ष के नीचे जो है विश्वास करने के लिए मजबूर है। तो इस प्रकार जो है भारत माता जो भारतीय लोग है चित्रण किया गया है। थर्ड हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत माता का हास्य यानी जो रघुग्रसित क्यों दिखलाई पड़ता है। तो इसका उत्तर आप सभी को देना है। भारत माता का जो हास्य भी जो है ग्रसित दिखलाई पड़ता है क्योंकि जो है भारत माता में जो उगे स्वर्ण जैसे फसल को अंग्रेजों के प्यार के नीचे जो है कुचला जा रहा है, इस प्रकार बताया जा रहा है। 4 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, कभी भारत माता जो है गीता प्रकाशनी बनकर भी जो ज्ञान मूढ़ क्यों नहीं कहता है। तो यहाँ पर उसका आंसर है, भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ गीता को प्रकाशित करने वाला देश है, परंतु वर्तमान में यह जो है लोग यहाँ के मूढ़ यानी जो मूर्ख और सभ्य हो चुके हैं, इसीलिए जो है कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी बनकर जो है मूढ़ कहा है। तो यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज भारत का जो है तप समन्वय क्यों सफल हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कवि को आज भारत का जो है तप यानी जो है तपस्या समन्वय सफल होता है दिख रहा है, क्योंकि जो है उसमें ऐसा लगता है कि गांधी जी भारत माता का जो अहिंसा रूपी दूध पीकर लोगों को जो है अंग्रेज से बचाने आए हैं। ये जो हमारा हो जाएगा आप लोग का ये 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव था। अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ से एक एक करके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है, भारत माता कविता के लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जीवनानंद दास जी या रेनर मारिया लिरके। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, भारत माता के शीर्षक कविता के लेखक कौन हो जाएंगे, तो सुमित्रानंदन पंत। आगे का प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर प्रश्न है, जो है पतंजलि का जन्म कब हुआ था। यानी सुमित्रानंदन पंत जी का जो है जन्म कब हुआ था, 1900, 1901, 1902, 1903। तो इनका जन्म पूछा जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। अब आगे का प्रश्न देखेंगे, पतंजलि का जो है मृत्यु कब हुआ था। यानी सुमित्रानंदन पंत जी का मृत्यु पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिए 26 नवंबर 1975, 1977, 1979, 1981। तो यहाँ पर पूछा जाएगा तो 29 दिसंबर और जो है हमारा 1977 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, पतंजलि का जो है जन्म कहाँ हुआ था। इसका पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत जी है, आप सभी को ध्यान रखना। पटना साहिब व पटना में हुआ था, कौशनी अल्मोड़ा में हुआ था, सारण वैशाली में हुआ था, बोटाटी राजस्थान में हुआ था। तो पतंजलि का जो जन्म हुआ था कौशानी अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन जो है अल्मोड़ा में हुआ था, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं हमारा, पतंजलि के जो है पिताजी का क्या नाम था। रामानंद पंत जी जो है रामानंद पंत या गणेश पंत या हमारा जो है डी गंगादत्त पंत। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत जी के जो है पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। आगे का प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पतंजलि की माता का क्या नाम था। वंदना देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी या विद्यावती देवी। तो यहाँ पर जो है पतंजलि के जो है माता जी का नाम था वो जो है सरस्वती देवी नाम था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। इसके जन्म के 6 घंटे बाद ही जो है उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत माता कहाँ निवास करती है। जो है पोएम से पूछा जा रहा है, शहर में, पहाड़ में, गाँव में या नदी में। तो भारत माता जो है वो गाँव में निवास करती है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 8 नंबर प्रश्न,
सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता जो है किसकी मूर्ति हो चुके हैं? उदास घाटी की, सुख समृद्धि की, उदारता का या त्याग का? तो भारत माता का जो है सुमित्रा नंदन पंत अनुसार जो है उदासी माटी की जो है मूर्ति हो चुकी है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला जी को, भारतीय हरिश्चंद्र जी को, या जो है जयप्रकाश प्रसाद को, या सुमित्रा नंदन पंत जी को? तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को बोला जाता है। ऑप्शन जो डी। प्राकृतिक के बारे में कहाँ भी जिक्र आएगा तो आप लोग को एक ही नाम याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है, पतंग जो है किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर चिदम्बरा नामक जो इसकी जो था उस पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, चिदम्बरा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत जी, जीवनानंदन दास जी, या जो है रेनर मारिया रिलके जी? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी जो है चिदम्बरा के लेखक हो जाएंगे। इसी पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे का प्रश्न है, भारत माता कविता में जो है भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया? आदर्श, काल्पनिक, या यथार्थ तथ्य, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो है इसमें जो है यथार्थ तथ्य का जो है चित्र प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है सूर्य से की है, पुष्प से की है, कंचन से की है, छायायुक्त चंद्र से की है? तो यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा छायायुक्त चंद्र से की है, चंद्र से की है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम लोग देख लेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदासी माटी की, सुख समृद्धि की, उदारती या त्याग की? देखिए रिपीट प्रश्न है, ये जो है उदासी माटी की मूर्ति है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा, युगवाणी किस की जो है काव्य कीर्ति है? तो रामधारी सिंह दिनकर अय्यगी जी की, या सुमित्रा नंदन पंत जी के? तो युगवाणी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो है सुमित्रा नंदन जी की जो है काव्य कीर्ति है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को जो है मानव सौंदर्य ने किस की ओर आकर्षित किया था? अध्यात्मवाद की ओर, संकीर्णता की ओर, जो है अतिवादिकता की ओर, समाजवाद की ओर? इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समाजवाद की ओर जो है इन्होंने जो है सौंदर्य की ओर आकर्षित हुआ था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतान जो है उस समय दरिद्र और अभाव से ग्रसित थी? 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, या 50 करोड़? तो उस समय जब पोइम लिखे गए तो उस समय 30 करोड़ थे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, युगपथ किस कवि की रचना हो जाएंगे? तो 2023 में पूछे गए प्रश्न, अनामिका जी की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है, वीरेंद्र डंगवाल, या जीवनानंदन दास जी की? तो ये जो हमारा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की जो है ये कीर्ति है। आगे का प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, 30 कोटि संतान नग्नतन, यह पंक्ति जो है किस कविता से लिए गए हैं? भारत माता, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, या हिरोशिमा? तो ये जो हमारा 30 कोटि संतान नग्नतन ये जो पंक्ति है हमारा भारत माता से लिए गए हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न देखिए, 2023 में पूछे गए प्रश्न है, गुंजन किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की, जीवनानंद दास जी की? तो ये जो हमारा हो जाएगा गुंजन, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की जो है काव्य कीर्ति है। आगे का प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, ग्राम्या जो है किसकी रचना हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जीवनानंद दास, या जो है रेनर मारिया रील के? तो ये हमारा ग्राम्या जो है ये हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 2024 में पूछे गए प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, सफल आज उनका तप समन्वय पिला अहिंसा स्तन शुद्ध तुम प्रस्तुत पंक्ति जो है किससे लिया गया? स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, या हिरोशिमा? तो ये जो हमारा पंक्ति है ये जो है हमारा भारत माता से लिए गए हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन जो है अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? प्रशासनिक, अंग्रेज, भारत माता, या सुमित्रा नंदन पंत? तो यहाँ पर कविता के अनुसार जो कौन अपने घर में प्रवासिनी बन चुके हैं? तो भारत माता जो है अपने घर में ही प्रवासिनी यानी जो है परछाई बन चुके हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने जो है मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है? मूर्ति को, भारत माता को, भाई बड़ी बहन को, या माता को? तो यहाँ पर जो मिट्टी की प्रतिमा उदासी माटी जो है भारत माता को बोले हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जो है किस युग के कवि है? द्विवेदी युग के, भारतीय हरिश्चंद्र युग के, या जो हमारा छायावाद युग के कवि है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी जो है छायावाद युग के कवि है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है।
26 नंबर प्रश्न देखिए, भारत माता के संबंध में क्या सही है? सैन्यवासिनी जो है नगरवासिनी, ग्रामवासिनी या जो विध्वंसवासिनी। तो ये जो हमारा इसमें सही हो जाएगा ग्रामवासिनी। ये जो भारत माता किससे संबंधित है? तो ग्राम में वो निवास करती है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख लीजिए, हमारा 27 नंबर प्रश्न है। शरतेंदु शब्द का अर्थ क्या होगा? शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु की सूर्योदय, शरद ऋतु की सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा शरदेंदु का शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा शरद ऋतु की जो है चंद्रमा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, करदंत का अर्थ हो जाता है रोना, हंसना, गाना या जो है कंदमूल खाना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रोना। करदंड का अर्थ का मतलब क्या हो जाता है? रोना। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा 29 नंबर प्रश्न है, गंगा यमुना को कवि ने किस मानक रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के दो हाथ में, भारत माता के दो पैर में, भारत माता के दो आँख में। तो ये डी इनमें से सभी। गंगा यमुना को आंसू के रूप में जो है भारत माता के दो आँखों में किए हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें कैसे है? गंगा, यमुना, ताप्ती या नर्मदा। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा, ये जो है भारत माता की आंखों जो है गंगा यमुना जैसा है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देख लेंगे, 31 नंबर प्रश्न, भारत माता की आंखें झुकी हुई है कैसे? ईर्ष्या से, चिंता से, घृणा से या अंधकार से। तो यहाँ पर देखेंगे भारत माता की जो आंखें झुकी हुई है वो चिंता से घिरे हुए। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतान जो है दलित और अभाव से ग्रसित है? तो उस समय 30 करोड़। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखिए, 33 नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती है? शहर में, बाहर में, गांव में या नदी में? तो जस्ट बताएं, ये जो है भारत माता गांव में निवास करते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जो है किस वाद के कवि है? छायावाद, प्रयोगवाद, नेकवाद या जो कैप्सूलवाद के कवि। तो ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी जो है छायावाद युग के प्रमुख कवि है। ऑप्शन जो है ए। आगे का प्रश्न हमारा, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? बिहार में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या जो उत्तरांचल प्रदेश यानी जो उत्तराखंड में। तो बिल्कुल जो है उनका जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ था। कब? तो 1900 ईस्वी में। 36 नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंत में जो है समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रविष्ट हुए थे? जैन धर्म, अरविंद दर्शन, चैतन्य दर्शन या जो है संख्या दर्शन। तो ये जो है अरविंद दर्शन की ओर जो है क्या हुए थे? प्रवृत्त हुए थे समाजवाद के लिए। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को उम्मीद है अगर 36% देखे होंगे शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें उम्मीद है लगभग जो है 30% बन ही चुके होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलेंगे आप सभी दोस्तों से अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।